नमस्ते दोस्तों, मैं सुविधा वाजपेयी हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं ई वेस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, ई वेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सारे ही लोग ई वेस्ट को जनरेट करने में कोई ना कोई रोल ज़रूर प्ले करते हैं। कोई हो सकता है थोड़ा ज़्यादा करता हो, कोई थोड़ा कम करता हो, लेकिन हम सारे ही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके मिसमैनेजमेंट की वजह से मेंटल डिजीज से लेकर के कैंसर तक की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो सकती है। इसलिए इसके बारे में बात करना, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना और रिसाइकलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपके साथ में कुछ फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी ई वेस्ट के कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें कोई केमिकल यूज़ होता है और ये केमिकल किस बीमारी को ट्रिगर करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेड के बारे में। देखिए दोस्तों, लेड यूज़ होता है बैटरी बनाने के लिए और सर्किट बोर्ड बनाने के लिए, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है। उसके अलावा ये ब्लड और नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और प्रोडक्ट होता है एक और केमिकल है मरकरी। मरकरी अगेन यूज़ होता है बैटरी के लिए और सर्किट बोर्ड के लिए। उसके अलावा ये डिस्प्ले बनाने के लिए भी यूज़ होता है और इसकी वजह से ब्रेन और किडनी डैमेज हो जाता है। इसके अलावा माइक्रोचिप बनाने के लिए आर्सेनिक यूज़ होता है और आर्सेनिक स्किन लीवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और केमिकल की बात करेंगे, कैडमियम। कैडमियम अगेन बैटरी बनाने के लिए यूज़ होता है और ये कॉग्निशन, लर्निंग और बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों इनसे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रिगर करता है। उसके अलावा ये किडनी डैमेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कैडमियम मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक और केमिकल है क्लोरीन, जो कि यूज़ होता है प्लास्टिक कंपोनेंट बनाने के लिए। तो क्लोरीन बेसिकली टिश्यू और जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज करता है। इसके अलावा एक और केमिकल जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में नॉर्मली यूज़ होता है, मतलब बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, वो है फायर रेटेरेंट केमिकल और इसमें ब्रोमीन यूज़ होता है। ब्रोमीन अगेन रिकॉग्निशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रोमीन हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए, थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा ये ब्रेन डैमेज के लिए और कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए ई वेस्ट के जो केमिकल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ई वेस्ट बेसिकली केमिकल्स और मेटल्स का कॉम्पोजिशन ही है। इससे तो अगर ये मिस मैनेजमेंट होगा अगर इसका, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा ही होगा। तो अब इसके बाद में हम लोग ये बात कर लेते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट कंप्लीट थी अपने आप में। इसके अलावा बहुत से केमिकल्स हैं और उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, पर मैं जो भी मुझे कुछ याद थे मैं आपके सामने वो लेकर के आई हूँ। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि ई वेस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, ई वेस्ट आप जिस डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे हैं और अपने आसपास नज़र घुमा करके देखिए, आपको जो भी ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक से चल रही है वो जब ख़राब हो जाएगी तो वो ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से ये देखेंगे तो आपको खुद ही समझ पे आ जाएगा कि हम सारे ही लोग ई वेस्ट को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ख़राब होती हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी वेबसाइट पे या फिर किसी शॉप पर ऐसी कोई स्कीम होती है कि आप अपना पुराना एक्सचेंज ऑफर्स हो रहे होते हैं कि आप अपना पुराना प्रोडक्ट दे दो और उसके बदले में आप नया डिस्काउंटेड रेट पे ले लो। तो एक वो चीज़ होती है विच इज़ वेरी गुड अगर वैसा होता है। तो अगर वैसा नहीं हो रहा है, अगर कोई चीज़ है जो बिल्कुल स्क्रैप बन चुकी है, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, तो आप फिर उसको नॉर्मली स्क्रैप डीलर को ही बेच देते हैं। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कि ये स्क्रैप डीलर इसका क्या करते हैं। देखिए, स्क्रैप डीलर इसको
दो तरह से बेच सकते हैं। एक तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के किसी रिसाइकलर को बेच सकते हैं, या फिर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रिसाइकलर को बेच सकते हैं। तो अगर ये किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के रिसाइकलर को ये वेस्ट दे देते हैं, तो उस कंडीशन में इसमें से जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो भी यूजेबल चीज़ें होती है, कई बार ये होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसको थोड़ा बहुत अगर सही किया जाए तो उसके बाद में उसको फिर से मार्केट में सेकेंड हैंड बेचा जा सकता है, तो वो उस तरह से उन चीज़ों को बेच देते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो उसको वो डिसमेंटल करके उसमें से जो भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं, उसमें से और जो रिसाइकलेबल मटेरियल होते हैं, उनको वो रिसाइकल कर लेते हैं। पर इसमें कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि बहुत सारे ऐसे रिसाइकलर भी हैं इंडिया में मे बी, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी करते हैं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे रिसाइकलर हैं जो पूरे एथिक्स के साथ में, पूरे रूल रेगुलेशंस के साथ में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के रिसाइकलर्स ऐसे हैं जो कि जितने भी काम के मटेरियल्स होते हैं, जो भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं, जो भी रिसाइकलेबल मेटल्स होते हैं, उनको तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये हार्मफुल हैजर्डस मटेरियल बचता है, उसको या तो वो लैंडफिल पे जाकर के सीधे डंप कर देते हैं, या फिर उनको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर उन्हें ट्रीट ही नहीं करते हैं। और जो लोग किसी नदी के किनारे बसे शहरों में या गाँव में रहते हैं, वहाँ अगर कोई फैक्ट्रियाँ हैं तो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारी नदियाँ अक्सर उनके लिए गटर का काम करती हैं। वो बिना ट्रीट करे हुए जो वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, उसको वो नदियों में छोड़ देते हैं। देखिए, अजीब पैराडॉक्स है हमारे देश का भी। हाँ, एक तरफ हम नदियों को माँ बोलते हैं और हम उन्हीं माँ को एज अ गटर ट्रीट करते हैं, एज अ डस्टबिन भी ट्रीट करते हैं। जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें लगता है कि अब हम इनका क्या करें, हम उनको जाके उठा नदी में फेंक देते हैं। उसी तरह से गायों के साथ में होता है, हम उनको माँ बोलते हैं। और इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 कंट्री है, और ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए किसी एक कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। आप ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम वो जो कमज़ोर और बूढ़ी गाय थी उसको बेच दिया, क्या किया गया होगा उसका? आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा। इंडिया लड़कियों के लिए, लड़कियां देवियों की तरह पूजी जाती हैं यहाँ पर, और इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्री फॉर गर्ल्स ऑल्सो। ओह खैर, मैं टॉपिक पे वापस आती हूँ, मैं भटक गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर ही लौटते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिसाइकलिंग की। तो हम कितना भी बोले, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर देखते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के रिसाइकलर्स बेटर होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, क्योंकि कुछ भी है उन्हें थोड़ा सा अथॉरिटीज़ का डर तो होता ही है। उनको ये सारी चीज़ें चोरी छिपे करनी पड़ती हैं कुछ लेवल तक के, तो उन्हें एक एथिक्स मेंटेन करके रखने ही होते हैं। लेकिन 2016 और 17 की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि केवल 5% ई वेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिसाइकल होने के लिए जाता है, और 95% जो वेस्ट होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस चल रही है इसको लेकर के, बहुत ही क्रूड तरीके से इसको रिसाइकल किया जाता है। टारगेट उनका भी वही होता है कि प्रीशियस मेटल्स निकालते हैं। प्रीशियस मेटल्स कौन से होते हैं? इसमें नॉर्मली आपको कॉपर मिल जाता है, गोल्ड मिल जाता है, कोबाल्ट मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे, कैडमियम पैलेडियम मिल जाता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रीशियस मेटल्स होते हैं जो इसके रिसाइकलिंग में निकलते हैं, मतलब ई वेस्ट की रिसाइकलिंग में निकलते हैं। तो अब नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ओपन स्काई में इसमें जो कुछ भी लाइक वायर हो गया या जो भी चीज़ें हो गई, उनको सीधे सीधे जला देते हैं। और ये जो हैजर्डस स्मोक होता है, जो इतना हार्मफुल स्मोक होता है, वो सीधे सीधे हमारे वायुमंडल में जाकर के मिल जाता है। और जब आप इसे अपने सांस के थ्रू अंदर लेते हैं तो ये सारे जितने हार्मफुल छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, विच इज़ वेरी 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 डिवास्टेटिंग। इसके बाद में दूसरा, ये जो मेटल्स होते हैं उनको निकालने का, हम इसकी किस तरह से इसमें से मेटल्स निकाले जाते हैं, हमको रिसाइकलिंग पे अभी डिस्कशन नहीं करना है आज। हम आज केवल बात ये करेंगे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो ये इस तरह की रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसकी वजह से। तो
उसमें ये लोग पानी यूज़ करते हैं। मतलब ये जिसमें से जो मेटल्स निकालने की प्रोसेस होते हैं, इसको पानी से छान करके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ये मेटल्स को रिफाइन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पानी होता है जो बचता है इस पूरे मेटल को धुलने की प्रोसेस में, ये टॉक्सिक होता है, ये पूरी तरह से जहर के जैसा होता है। और इस पानी को सीधे सीधे ये लैंडफिल्स पे या फिर सीधे ग्राउंड पर ही फेंक देते हैं। ये पानी ग्राउंड वाटर में जाता है और मतलब ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और जिस ज़मीन पर जाता है उस ज़मीन को तो ये ख़राब कर ही देता है, बंजर एक तरह से कर देता है। और ग्राउंड वाटर में जाता है उसके बाद में तो ये बहुत सारे लोग जो ग्राउंड वाटर पीते हैं, बहुत सारे लोग जो इरिगेशन में, जो सिंचाई में ये पानी यूज़ होता है, तो उस तरह से फिर ये सारा जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो फाइनली लौट कर हम तक ही आती हैं। वो मोबाइल फ़ोन जो ख़राब होने पे मैंने फेंका था, उसके अंदर से जो कुछ भी हार्मफुल मटेरियल निकले वो एंड ऑफ द डे मेरे ही बॉडी में आकर के मुझे हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इसका सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड अभी क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं और किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, दुनिया में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं इसको एक नए पूरे वीडियो में कवर करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से टाइम देना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ई वेस्ट के लिए एक जो अगला वीडियो लेकर आऊँगी, इसका पार्ट 2, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे यहाँ पर एक सजेशन मांगती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू इंडिया, मतलब हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमारी जिस तरह की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम ई वेस्ट को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट थ्रेड पे बताइए। मैं इनमें से जो भी मुझे अच्छे सजेशंस लगेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको जगह दूंगी। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि दुनिया में किस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको लेकर के काम कर रही हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज एन सिटीजन, हम किस तरह से इस ई वेस्ट के प्रॉपर डिस्पोजेबल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करूँगी, मैं बस आपसे ये स्टार्ट करना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को, अपने सेशंस को और इंटरैक्टिव बनाया जाए। उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, उनको मैं आंसर करूँ। तो यूट्यूब पर तो मुझे ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए थे, लेकिन मुझे फेसबुक पे कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, तो मैं उनको आंसर करना चाहूँगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया है कि वीडियो बनाने से क्या होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज मैं 2020 में नहीं बैठी होती, मैं अगर 1990 में बैठी होती, तो मैं बिल्कुल बेशक ये कहती कि नहीं वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुट्ठी भर एक्टिविस्ट, मुट्ठी भर अवेयर लोग मिल करके शायद कुछ कर सके, शायद कोई चेंज ला सके। लेकिन आज हम जिस सिचुएशन में है ना, आज के 10 साल बाद में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाएंगे। अगर हम आज नहीं चेते तो आज मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर सकते। आज एक एक इंसान को जुड़ने की ज़रूरत है, हम सबको एक चेन बनाने की ज़रूरत है जिसकी हर कड़ी स्ट्रॉन्ग हो, हर कड़ी अवेयर हो। क्योंकि अगर आज हम नहीं संभले, अगर आज से हम लोगों ने चीज़ों को सही करना शुरू नहीं किया, तो आज के 10 साल बाद हम सिर्फ स्ट्रगल कर रहे होंगे, लाइफ जीने की कंडीशन में नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आज एक एक इंसान का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो क्यों बनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जब मैं छोटी थी मैं अपने गांव जाती थी, तो झाड़ियों पर बहुत सारे जुगनू बैठे होते थे। तो मैं अक्सर क्या करती थी कि एक ग्लास में उन जुगनुओं को ऐसे भर देती थी और हाथ लगा देती थी, फिर ऐसे हाथ से जब उसे खोलती थी तो वो सारे जुगनू बाहर निकलते थे चमकते हुए। मुझे वो एक डिवाइन सा एक्सपीरियंस होता है जो आज तक याद है। मैं बहुत बार तितलियों के पीछे भागती थी, मुझे वो चीज़ याद है। मैं खुले आसमान के नीचे लेटती थी, सप्तऋषि मंडल को ढूंढती थी कि कहाँ पर है, और जो तारे हैं उनको मिला करके अलग अलग आकृतियाँ बनाने की कोशिश करती थी, अलग अलग तारों के नाम आइडेंटिफाई करती थी, ग्रहों के नाम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती थी।
मैं चाहती हूँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ये सब कुछ करने का मौका मिले, उसको साफ आसमान देखने को मिले, उसको एक्सटिंक्ट होते हुए मतलब ये लुप्त होते हुए पक्षी और इंसेक्ट वगैरह ना दिखाई दे। ऐसा ना हो कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो किसी बंद कमरे में एयर प्यूरीफायर और एसी वाले कमरों में बैठकर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर रखेगी और चिप्स का पैकेट अपने पास रखेगी और किसी मोबाइल में कुछ भी खेलेगी या फिर कुछ भी सीखेगी, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना पाएंगी। आप मशीन्स के पीछे रह करके मैकेनिकल ही बन जाओगे। मुझे लगता है इसलिए इको टॉक पे बात करना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट पे बात करना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक सजेशन है और ये सजेशन बहुत अच्छा है कि इम्प्रूव करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ इस चैनल को स्प्रेड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस मूवमेंट को सक्सेसफुल रोड बनाइए। थैंक यू सो मच।